नमस्कार साथियों, मैं श्याम नारायण मंगा बीजेएसआर विधि महाविद्यालय की तरफ से। पिछले वीडियो में हमने देखा था कंपनी का अर्थ और उसकी परिभाषा। अब हम बात करेंगे कंपनी की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉज। तो कंपनी की अगर हम पहली विशेषता की बात करें तो कंपनी पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन है। कंपनी एक स्वैच्छिक संगठन है। भारत में कंपनी बनाना जरूरी नहीं है, कंपनी में शामिल होना जरूरी नहीं है और कंपनी में इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों की इच्छा होती है, वो मिलकर कंपनी बनाते हैं, सरकार कंपनी बनाती है और उसमें कोई व्यक्ति शेयर लेता है तो वो अपनी इच्छा से लेता है। उसकी स्वैच्छिक संगठन है। वहां जो शेयर होल्डर है, वहां जो काम करने वाले लोग हैं, वहां जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं, वो सब अपनी इच्छा से जुड़े हुए हैं। किसी पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है कि आपको कंपनी में जुड़ना है। तो कंपनी एक स्वैच्छिक संगठन है। तो हम बात करते हैं कि कंपनी एक निजी कंपनी के निर्माण के लिए कम से कम 2 और सार्वजनिक कंपनी के निर्माण के लिए कम से कम 7 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, ऐसा कंपनी अधिनियम में बताया गया है। अगर हम दूसरी विशेषताओं की बात करें तो कंपनी विधान से के अधीन निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी विधान, दूसरी विशेषता है कि कंपनी विधान के अधीन निर्मित होती है। बिना कानून की प्रक्रिया का पालन किए कंपनी का निर्माण नहीं हो सकता। तो भारत में अभी जो प्रचलित अधिनियम है, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, इसके अंतर्गत कंपनी का निर्माण होगा और कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। वो आपकी और मेरी तरह मानवीय प्रकृति नहीं है, उसे विधान द्वारा बनाया जाता है, इसलिए कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है। अगर हम बात करें तो न्यायमूर्ति मार्शल ने लिखा है कि कंपनी अदृश्य है, अमूर्त है, कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में होता है। लॉर्ड चांसलर सेलबोर्न ने कहा कि कानून की कल्पना मात्र है। तो कंपनी के लिए बड़े बड़े लोगों ने भी कहा है कि अमूर्त है, कंपनी दिखती नहीं है, उसे छू नहीं सकते। अदृश्य है, छू नहीं सकते। कंपनी के शेयर होल्डर दिखते हैं, कंपनी की संपत्तियां दिखती है, कंपनी को छू नहीं सकते, कंपनी की बिल्डिंग को छू सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो दिखता नहीं है, अमूर्त है, जिसका निर्माण विधान द्वारा हुआ है। तो यहाँ ये कंपनी की दूसरी विशेषता कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। अगर हम तीसरी विशेषता की बात करें तो पृथक वैधानिक अस्तित्व है। कंपनी का अस्तित्व पृथक है, उसके सदस्यों का अस्तित्व पृथक है, कंपनी के डायरेक्टर्स का अस्तित्व पृथक है। कंपनी का पृथक अस्तित्व का सिद्धांत है। कंपनी एक व्यक्ति बन गई तो कंपनी खुद एक लीगल स्टेटस रखती है। अब कोई भी व्यक्ति कंपनी पर वाद कर सकता है, कंपनी किसी व्यक्ति पर वाद कर सकती है। कंपनी अपनी संपत्ति खरीद सकती है, बेच सकती है। जैसे आप और हम व्यक्ति है, कंपनी भी एक व्यक्ति है। कंपनी के किए गए तमाम कार्यों के लिए कंपनी खुद जिम्मेदार है, कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। कंपनी पर वाद लाया जा सकता है, कंपनी वाद कर सकती है। कंपनी एक जो व्यक्ति को भारतीय संविधान में अधिकार दिए गए, वो सारे अधिकार कंपनी को प्राप्त है। उसका अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग है, अपने शेयर होल्डर से अलग है, अपने डायरेक्टर से अलग है। ठीक है ना। तो फिर कंपनी की विशेषताओं की बात करें, कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है। कंपनी का स्थायी अस्तित्व है, कंपनी मिट नहीं सकती, वो स्थायी अस्तित्व रखती है। जितने अगर कोई कंपनी किसी काम के लिए बनाई गई है तो वो उस काम तक स्थायी है, समय के लिए बनाई गई है तो समय तक स्थायी है। लेकिन अगर कंपनी का निर्माण इसी किसी उद्देश्य से नहीं हुआ है तो कंपनी जब तक वैधानिक तरीके से समाप्त नहीं होती, कंपनी स्थायी होती है। सदस्य आते रहते हैं, सदस्य जाते रहते हैं, डायरेक्टर आते रहते हैं, डायरेक्टर जाते रहते हैं, वो सब बदलते रहते हैं, कंपनी हमेशा बनी रहती है। एक व्यक्ति ने तो यहां तक कहा है कि कंपनी के सारे शेयर होल्डर, सारे डायरेक्टर, सारे व्यक्ति एक स्थान पर बैठे थे और उन्होंने एक हाइड्रोजन बम छोड़ दिया, सारे के सारे खत्म हो गए, लेकिन कंपनी फिर भी बनी रही। तो कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है। कंपनी जैसे कानून द्वारा बनती है तो कंपनी का खत्म करने का जो प्रक्रिया है, कंपनी को समापन करने की प्रक्रिया है, वो भी कानून के तरीके से ही होगी। फिर बात करते हैं अगर हम, तो कंपनी की सार्व मुद्रा होती है। जैसे एक व्यक्ति हस्ताक्षर कर सकता है, आप और हम साइन कर सकते हैं। कंपनी खुद अदृश्य अमूर्त है तो वो साइन नहीं कर सकते, तो कंपनी की स्टाम्प होगी, कॉमन सील होगी। वो कॉमन सील कंपनी के हस्ताक्षर है, सार्व मुद्रा है। किसी भी डॉक्यूमेंट पर कंपनी जब किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का व्यवहार करती है, अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करती है, तो वो सील लगानी जरूरी है। और किसी न किसी डायरेक्टर को सील पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया जाता है। तो कंपनी के हस्ताक्षर उसकी कॉमन सील है, जो कंपनी की पहचान है। ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे, कंपनी का दायित्व सीमित होता है। देखिए, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि
एकल व्यवसाय में दायित्व असीमित होता है, साझेदारी में दायित्व असीमित होता है। अगर किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, घाटा होता है, तो उसके लिए साझेदार और एकल व्यवसाय का व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी उसको भुगतान करने के लिए। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में दायित्व असीमित नहीं होकर सीमित होता है। कितना? जितना धन किसी व्यक्ति ने कंपनी में लगाया है। अगर कंपनी के शेयर मैंने समझो 1000 रुपए के खरीदे तो कंपनी की मेरी जिम्मेवारी 1000 रुपए तक की है। वहां एकल व्यवसाय और साझेदारी की तुलना में कंपनी का दायित्व सीमित है और वहीं तक है जितनी की आपने पूंजी कंपनी में लगा रखी है। कंपनी को हानि होने की दशा में, कंपनी के दिवालिया की दशा में, घाटा होने की दशा में किसी भी व्यक्ति को उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा जिसके लिए उसने कंपनी के शेयर खरीद रखे। नेक्स्ट है कंपनी अंश पूंजी होती है और उसके अंशधारी होते हैं। देखिए, कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे अंशों में विभाजित होती है और जो अंशों से पूंजी इकट्ठी की जाती है उसे अंश पूंजी कहती है। क्योंकि कंपनी एक बड़ा कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। अगर छोटा कंसेप्ट है तो आप एकल व्यवसाय कर लो, थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए तो आप साझेदारी कर लो। लेकिन कंपनी का निर्माण कब होता है? जब पूंजी की संरचना बड़ी हो। तो उसके लिए छोटे छोटे जो लोगों की बचतें होती है उनको लिया जाता है और उन छोटी बचतों को शेयर कहते हैं, अंश कहते हैं। तो कंपनी में अंश होंगे, अंश पूंजी होगी। अभी एक अलग बात है कि अगर सार्वजनिक कंपनी है तो उसमें जनता से अंश आमंत्रित किए जाएंगे, निजी कंपनी है तो जनता से अंश आमंत्रित नहीं किए जाएंगे। हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अंश होते हैं, उस अंश की एक पूंजी होती है और उस अंश पूंजी को जो धारण करते हैं, अंशों को धारण करते हैं, उन्हें अंशधारी कहते हैं। तो अंशधारियों के माध्यम से अंश पूंजी होती है। फिर हम बात करें कि कंपनी में पृथक संपत्ति होती है या निर्विवाद सत्य है कि कंपनी की संपत्ति उसके अंशधारियों की नहीं है, उसके शेयर होल्डर की नहीं है, उसके डायरेक्टर की नहीं है, वह कंपनी की खुद की संपत्ति है। उसका मालिक कंपनी है। कंपनी संपत्ति खरीद सकती है, कंपनी संपत्ति बेच सकती है। कोई बिल्डिंग है कंपनी की है, फर्नीचर है कंपनी का है। तो कंपनी की संपत्ति कंपनी की खुद की है, किसी व्यक्ति की नहीं है, उसकी संपत्ति खुद की होती है। फिर बात करें कि प्रतिनिधियों के माध्यम से अनुबंध कर सकती है। सब जगह कंपनी नहीं पहुंच सकती, हर एक जगह कंपनी नहीं पहुंच सकती, तो अपने एजेंट्स नियुक्त करती है, प्रतिनिधि नियुक्त करती है और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से कंपनी अपना व्यापार व्यवसाय करती है। आज हम यहाँ बैठे सैमसंग का मोबाइल खरीद लेते हैं, यहाँ बैठे रिलायंस जियो का रिचार्ज करवा रहे हैं, उसका मोबाइल खरीद रहे हैं, तो कंपनी खुद आकर थोड़ी बेच रही है, कोई ना कोई प्रतिनिधि नियुक्त है। तो कंपनी एक व्यक्ति है तो व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार है, तो कंपनी को भी अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार है। तो कंपनी की विशेषता है कि वो अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकती है। कंपनी को ऋण प्राप्ति का अधिकार है, कंपनी ऋण प्राप्त कर सकती है। व्यक्ति है, लोन ले सकता है, लोन दे सकता है। एक बड़ी बात है, कंपनी नागरिक नहीं है, कंपनी सिटीजनशिप नहीं है। नागरिक को वोट देने का अधिकार है। भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत नागरिक प्राकृतिक व्यक्ति हो सकता है, कृत्रिम व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता। अतः कंपनी नागरिक नहीं है, कंपनी को वोटिंग राइट नहीं है। लोकसभा के चुनाव में, विधानसभाओं के चुनाव में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में कंपनी को वोट देने का राइट नहीं है। कंपनी व्यक्ति जरूर है, नागरिक नहीं है। तो हमारे भारतीय संविधान में जो अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं वो कंपनी को नहीं है, लेकिन जो अधिकार व्यक्तियों को दिए गए हैं वो कंपनी को प्राप्त है। इस तरह से हम देखते हैं कि कंपनी की बहुत सी विशेषताएं, कंपनी की राष्ट्रीयता भी होती है। अगर भारत में किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो इंडियन कंपनी है, और अगर भारत से बाहर की कंपनी है तो विदेशी कंपनी है। भारत की कंपनी, उसकी राष्ट्रीयता भारत की है, विदेश और कोई भारत से बाहर की कंपनी है तो भारत के लिए विदेशी कंपनी है। तो इस तरह से कंपनी की विशेषता है कि कंपनी की इन विशेषताओं को मैंने बहुत छोटे रूप में आपको बताया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हम अगले वीडियो में कंपनी अधिनियम के किसी अगले टॉपिक पर बात करेंगे।